स्टूडेंट्स, आई एम शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे साइंस का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए क्लास 9th का सीबीएसई सैम्पल पेपर हम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर इशूड बाय द सीबीएसई। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। सेक्शन ए जो आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 1 to 7, जिसमें आपके 7 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो ये आपका पूरा सेक्शन ए हो जाता है 14 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको सेक्शन बी दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है आपका 8 to 13 क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे और 18 मार्क्स का हो जाता है आपका पूरा सेक्शन बी। सेक्शन सी की बात करते हूँ तो उसमें आ जाता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इसमें आपके 2 क्वेश्चन होने वाले हैं 49 15, जो कि 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टोटल आपका हो जाता है 8 मार्क्स का सेक्शन सी। फिर टोटल 15 क्वेश्चन होंगे एंड 40 मार्क्स का क्या होगा, पूरा पेपर होगा। ठीक है, चलिए अब हम सैम्पल पेपर स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट सैम्पल पेपर, इसमें हम सेक्शन ए ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ सेक्शन ए इसमें कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो सीबीएसई सैम्पल पेपर सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी आर गिवन बिलो। तो 2 एलिमेंट्स की आपको एटॉमिक नंबर दे रखी हैं। आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है एलिमेंट ए का, जो कि दे रखा है आपको 18, और एटॉमिक नंबर जो बी का है वो है 17। आपको इसके अंदर क्या क्या बताना है। सबसे पहले विच एलिमेंट हैज़ अ जीरो वैलेंसी, किसकी जीरो है। ठीक है, और आपको बतानी है अदर एलिमेंट की भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए की जीरो वैलेंसी है, क्यों? क्योंकि सेक्शन ए में आपको कितना दे रखा है, सेक्शन ए आपका दे रखा है 18 का। ठीक है, 18 का दे रखा है, तो क्या होता है आपका सेक्शन ए का 288 होता है। तो ये पूरा ऑक्लेट जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो वैलेंसी क्या बच रही है, जीरो बच रही है, ना ही कुछ लूज हो रहा है ना ही कुछ गेन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करती हूँ तो उसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका जो बन जाता है 287। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है उनको क्या करना होगा, गेन करना होगा। तो वैलेंसी शेल में आप वैलेंसी कितनी लिख सकते हो, 1 लिखते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर डिस्कसिंग अ लॉ दैट स्टेट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या बोल रखा है कि एक लॉ बोला गया है जो कि है मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, तो हमें इस लॉ को सबसे पहले पार्ट में तो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला लॉ इसके अंदर कौन सा यूज़ हो रहा है, आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर आपको इसमें बताना है कि ये लॉ से हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ हमें करना है। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ही मैंने आपको अभी बताया क्या होता है लॉ। स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय और मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो हमारा जो इसमें पार्ट बी दे रखा है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या हमें गिवन है, बेस्ड ऑन द अबव लॉ फाइंड आउट 12 ग्राम ऑफ द कार्बन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कितनी होंगी। देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, C+O2, तो बन जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये होता है आपका रिएक्टेंट और पूरा जो प्रोडक्ट मिलके बनता है वो आपका हो जाता है CO2। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन जाता है आपका प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मास ऑफ द रिएक्टेंट कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 32, तो टोटल हो जाता है आपका 44 ग्राम जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाता है 44 ग्राम, जो कि मैंने आपकी अभी बताया। ठीक है, सो 1 मोल जो होता है कार्बन का वो रिएक्ट करता है पूरे ऑक्सीजन मतलब O2 के मोल्स के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना फॉर्म हो रहा है उसके अंदर, एक ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड वाला पढ़ते हैं हम। एर्नेस्ट रदरफोर्ड were interested in knowing how the electrons are arranged within atom। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक एटम के अंदर अरेंज होते हैं, ये उन्हें जानना है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। फिर उस एक्सपेरिमेंट में बोला गया है फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं जो एक टाइटली बॉन्ड बना लेते हैं टुगेदर। ठीक है, वो हमारा होता है अल्फा पार्टिकल्स। were made to fall on a thin gold foil।
वो किसके ऊपर गिर जाते हैं पार्टिकल्स, एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। शी स्टेट दैट ऑब्जर्वेशन इन द एक्सपेरिमेंट विच लेड द रदरफोर्ड टू मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो आपको ये 2 पार्ट दे रखा है, आपको इसका आंसर बताना है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। कितनी स्पेस जो है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होगी एक एटम के अंदर वो एम्प्टी होगी। और बी में आपको बोल रखा है होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स सेंटर। जो सबसे ज़्यादा मास होता है, होल मास जो होगा एटम का, वो कॉन्सेंट्रेट करेगा सेंटर में। तो इस चीज़ से हम रिलेटेड देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है बनता है हमारा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लीटेड। डिफ्लीटेड का क्या मतलब होता है, मतलब कि सीधे रास्ते से जाना आप बोल सकते हो, या फिर हटाया हुआ एक डायरेक्शन में। तो क्या होगा, वो विदाउट गेटिंग डिफ्लीटेड, वो किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो हटाया नहीं जाएगा, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल में पास्ड हो जाएंगे। ठीक है। बी पार्ट जो था हमारा, उसमें बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया था, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार कि सारा जो मास होता है एटम का वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिफ्लीटेड हो जाते हैं फ्रॉम देयर पास बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री इसके अंदर बोल रखा है, इंडिकेट दैट द होल मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर। जो सबसे ज़्यादा मास होता है प्रेजेंट, वो सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। ये चीज़ इंडिकेट करती है। ठीक है। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फोर्थ देख लेते हैं। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन incurable diseases. His report says that he is infected with the HIV. First, identify the diseases that the person is suffering from. State any 2 ways by which the disease is spread from an infected person to a healthy person. तो एक पर्सन जो है, एक डिसीजेस होती है दैट इज इनक्यूरेबल डिसीजेस। इनक्यूरेबल डिसीजेस का क्या मतलब होता है, जो कि कर नहीं हो सकती, मतलब जिसका इलाज या जिसमें सुधार ना हो सके, जिसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। तो एक पर्सन की जो रिपोर्ट है वो HIV पॉजिटिव आई है, तो आपको उस डिसीजेस का नाम बताना है और 2 वेज बता दे हैं कि वो डिसीजेस कैसे स्प्रेड हो सकती है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो उस डिसीजेस से होगा टू द हेल्दी पर्सन में। तो पहली बात तो ये है कि उस डिसीजेस को हम बोलते हैं, अगर HIV पॉजिटिव आ जाता है तो आप उसको एड्स बोलते हो। एड्स की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। तो ये एड्स का नाम होता है। जो वो पर्सन है जो HIV पॉजिटिव है उसको एड्स है। कैसे वो डिसीजेज जो है वो स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से, अगर कुछ का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा हो तो विद द इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो फैल सकती है। फ्रॉम द प्रेग्नेंट मदर्स टू हर फ्यूटस, या फिर ब्लड कांटेक्ट हो रहा हो, या फिर नीडल या जो सुई वगैरह होती है ना किसी इन्फेक्टेड पर्सन की किसी हेल्दी पर्सन में लगा दे, तो वो डिसीजेज भी उसमें आ जाती है, हेल्दी पर्सन में आ जाती है। तो आपको इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, बिकॉज हाफ ऑफ मार्क्स का इसमें बोला गया है, इसमें लिखा है ना एनी 2। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 5th देख लेते हैं। Although Archana has been suffering from the cold and cough, she decided to appear for her class test. Classmates seated close to her had an exposure to the infection being carried by the Archana. However, only one of them actually suffered from the cold and cough. तो देखो अर्चना को है ना कोल्ड और कफ था। ठीक है। वो क्या उसने डिसाइड किया कि मैं क्लास टेस्ट दूंगी, क्लास टेस्ट था उसका, तो सारे क्लासमेट्स जो थे उसके पास आके बैठ गए थे। ठीक है। उसको तो इन्फेक्शन हो रहा था, कोल्ड एंड कफ हो रहा था, लेकिन ओनली वन ऑफ देम, किसी एक को ही कोल्ड और कफ हुआ। ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग विद द इन्फेक्शन कैरिंग माइक्रोबस। माइक्रोबस का क्या मतलब होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, या फिर कोई भी स्मॉल लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जो कि स्मॉल होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, जो कि हमें सिर्फ हमें नेकेड आई से हमें वो चीज़ नहीं दिख सकती। वो बैक्टीरिया बोल सकते हो या फिर स्मॉल लिविंग थिंग्स जो होती हैं, हम उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो वो होती है माइक्रोबीज। तो कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वही फाइट करता है इस टाइप के इन्फेक्शंस के साथ। ठीक है। What prevented the rest of those classmates from catching cold and cough in spite of their exposure to the infections? ठीक है। तो ये इसका भी आंसर देख लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट जो था मैं उसका आंसर आपको पढ़ा देती हूँ। दैट इज इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शंस। इम्यून सिस्टम जो होता है वो फाइट करता है इस टाइप की इन्फेक्शंस के साथ। बी पार्ट था कि इम्यून सिस्टम ऑफ दोज हु डज नॉट सफ़र विद द कोल्ड एंड कफ सक्सेसफुली। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो बिल्कुल भी उनको ये इन्फेक्शन नहीं लगेगा, कोल्ड एंड कफ। ठीक है। तो यही चीज़ सेम ही आंसर था दोनों का, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ इसमें आगे भी लिखी है आंसर में। ठीक है। और में जो हमें क्वेश्चन दे रखा वो हम और पढ़ लेते हैं। और वाला क्वेश्चन हमारा रह गया है, दैट इज मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन
इज हार्डर देन मेकिंग द एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये आपको जस्टिफाई करनी है। सबसे पहले एंटीवायरल मेडिसिन क्या होती है? एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं कोई भी ड्रग जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वही सेम चीज़ जो कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कौन सी होती है? जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटीवायरल मेडिसिन जो होती हैं वो ज़्यादा हार्डर होती है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं। तो इसका आंसर आपको इसमें क्या गिवन है? वायरसेस जो होते हैं वो बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब कि एक केमिकल प्रोसेस होता है जो लिविंग में आता है, ठीक है। तो दे डिपेंड on their host to complete all the biochemical reactions, that it is very difficult to find the target where these drugs can be infiltrated by not making any harm to the host। तो मतलब किसी भी चीज़ को हार्म ना करना, मतलब ये मेडिसिन जो हैं बहुत ज़्यादा हार्डर होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया छोटा सा बैक्टीरिया होता है बॉडी में, तो वो उसको मेडिसिन मार देती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वायरस की बात करते हैं तो एक बार वायरस आ जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वो उस टारगेट को फाइंड करे और ड्रग जो है वो किसी और चीज़ को हार्म ना करे हमारी बॉडी में, ठीक है। तो वही इसका आंसर था। छोटा सा आंसर लिखना था क्योंकि 2 मार्क्स से क्वेश्चन से ही है। 6th वाला देख लेते हैं। 6th में दे रखा है अ बॉक्स इज अबाउट 10 kg इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस। आप देख सकते हो ए बॉक्स, इट इज मूव टू द पॉइंट बी, ये मूव करता है पॉइंट बी तक, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, फ्रॉम ए बाय द एक्शन ऑफ फोर्स 4n अप्लाइड ऑन द बॉक्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो फोर्स कितनी अप्लाई हुई है? 4n एट अ बॉक्स पर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड द वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉक्स। अब देखो जो वर्क डन होता है वो किस पर डिपेंड होता है? फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर, सेम डायरेक्शन में जो हो रही होती है, ठीक है। बॉक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव कर रहा है और जो ग्रेविटेशनल है वो किसके? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो दैट मीन्स जो वर्क डन हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी का आंसर आपको बता देती हूँ। देखो जो लिखा हुआ है उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वर्क डन इज 0 बिकॉज फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर, जो कि है वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। वर्क डन 0 हो रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ओके, नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है वो हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस, जस्टिफाई योर आंसर। और आपको ग्राम में दे रखा है, सॉरी ग्रेविटी दे रखी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको वर्क डन जो है उसमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। ओके, ये आपको दे रखा है ना मास 10 kg आपको दे रखा है। वर्क डन का आप फॉर्मूला देख सकते हो, दैट इज F इंटू डी, दैट इज फोर्स इंटू जो इसका वो था, जो इसका डिस्टेंस था, ठीक है, 2 इंटू 60 डिग्री दैट इज हाफ। तो ये आपका 4J आ जाता है, दैट इज वर्क डन का 4J, ठीक है। ये आपका 4J आंसर आ जाता है। आई होप आपको वर्क डन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको मुझे ज़्यादा इसको न्यूमेरिकल को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करने हैं, वर्क डन कैसे आप निकालते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए और में हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है वो हम देख लेते हैं। और में भी यहीं पे लिखा था नहीं, और में हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ये रहा। और में हमें क्वेश्चन दे रखा है, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन a blacksmith hit a sheet of iron by the fast moving hammer, the iron sheet heat up। तो आपने देखा होगा जब ब्लैकस्मिथ होते हैं, जब वो आयरन की शीट पर हिट करते हैं, एक फास्ट मूविंग हैमर से हिट करते हैं, तो आयरन की शीट जो है वो हीट अप हो जाती है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज द फास्ट मूविंग हैमर पोजेस, ठीक है। तो कौन सी टाइप की एनर्जी लग रही है? फास्ट मूविंग जब हैमर हो रहा है तो आपकी लग रही है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि आप किसी भी मोशन की एनर्जी को आप कैलकुलेट करते हो, कि मतलब किसी भी मोशन की एनर्जी को आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी कहते हो आप, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट मूविंग हैमर है, तो उसका जो मोशन हो रहा है उस पर जो हमने एनर्जी लगाई है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 2 टाइप्स की ऑफ एनर्जी हमें बतानी है जो कि आप कन्वर्जन कर सकते हो, जो कि इसके अंदर हो रही हो, इस प्रोसेस में हो रहा हो, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। देखो फर्स्ट तो मैंने बताई दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में जब हम उस मेटल पर हिट करते हैं फास्ट मूविंग हैमर से, जिसकी वजह से मेटल जो क्या होता है हीट अप हो जाता है। तो वो किस में चेंज हो रही है? हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। 7th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी, थोड़ा सा समझाऊंगी, पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी नहीं समझाने वाली हूँ, ठीक है। एन एस्ट्रोनॉट कैरिड अ पॉट
containing soil weightage is 60 n from the earth to the surface of the moon। तो एक एस्ट्रोनॉट है जो कि सॉइल को लेके जा रहा है जिसका वेट जो है वो 60 n है। ही kept it there and just before returning journey from the moon to earth। जब वो रिटर्न करता है मून से अर्थ पे तो वेट होता है उसका और वो होता है 10 n होता है। Why does the weight decreases and how much was the loss in the mass of the soil? कितना लॉस हो रहा है। देखो ब्रैकेट्स में जो गिवन है आपको दैट इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी ऑफ मून, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं हम। दैट द वेट इसमें गिवन है द वेट ऑफ द सॉइल ऑन द अर्थ इज 60 n। ये आपको मैंने ऊपर बताया 60 n गिवन है। इसमें ऊपर आपको ये ब्रैकेट में हिंट दे रखा है। तो मास ऑन द अर्थ कितना हो जाएगा, अर्थ पे कितना मास था, वो हो जाएगा आपका 60, जो कि सॉइल का वेट था। अर्थ पे जो सॉइल का वेट था दैट इज 60 अपॉन जो ग्रेविटी थी दैट इज 10। तो आपका इसे कट करोगे तो आपका आ जाएगा 60 kg। ठीक है, वेट ऑन द सॉइल ऑन द मून था आपका 10 n। तो आपको ये फॉर्मूला दे गिवन है ऑलरेडी, तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। जो ग्रेविटी है अर्थ की दैट इज 10। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला, ये पूरा 10 होता है और अपॉन में 6। तो ये आपका हो जाता है कि वेट कितना था सॉइल का मून पर। तो मास अगर हमें निकालना है मून का तो वो कितना हो जाएगा 10 × 6 अपॉन 10। तो ये आपका आ जाएगा 6 kg। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि m1 जो है वो m2 के इक्वल होता है। देखो नीचे एक हिंट भी लिखा हुआ होगा, ये रहा, एक आपको ब्रैकेट में ये हिंट दे रखा है कि m1 जो है वो m2 के इक्वल हो जाए बिकॉज there has no loss in the mass of the soil on the surface of moon and decreases in weight was due to the difference in the gravity। ठीक है, वेट में डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि ग्रेविटी में डिफरेंस हो चुका था, इस वजह से हुआ। ठीक है, अब और में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और में आपको क्या गिवन है, ओके, अ स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर विद द इक्वल एंड द ऑपोजिट फोर्सेस। स्टोन और अर्थ जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देन व्हाई वी सी ओनली स्टोन इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। क्यों स्टोन जो है वो अर्थ की तरफ फॉल करता है, लेकिन अर्थ जो है वो हमेशा राइज करता है टुवर्ड्स द स्टोन की तरफ, नॉट द अर्थ राइजिंग टुवर्ड्स द स्टोन। की मतलब अर्थ जो है वो राइज नहीं करता टुवर्ड्स द स्टोन। आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर आपको क्या गिवन है, न्यूटन्स का आप सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू m दैट इज मास एंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो F अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ द स्टोन इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस अ लार्ज एक्सेलरेशन इन इट। क्योंकि स्टोन का जो मास होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, और अर्थ का जो मास होता है वो बहुत लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन को। ठीक है, ड्यू टू विच द लार्ज मास ऑन द अर्थ द सेम ग्रेविटेशनल प्रोड्यूस वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन इन द अर्थ। तो ये स्मॉल प्रोड्यूस करती है, वो लार्ज प्रोड्यूस करती है। उसका मास जो होता है स्टोन का वो स्मॉल होता है, इसका लार्ज होता है। तो आप ऐसे उल्टा करना है आपको सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये है सेक्शन ए। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी भी मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी ये वीडियो। आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका सोशल साइंस, साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका कब कब एग्जाम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कोई बच्चा चाहता है कि मैं साइंस की वीडियोस अपलोड करूँ, कोई चाहता है सोशल साइंस की करूँ, कोई चाहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की करूँ। तो आप प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका आखिर एग्ज़ाम है कब। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, तो मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।